हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल फुल स्टैक प्रो। मेरा नाम है सत्य प्रकाश। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आप एक बिगनर हो और बैकएंड डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हो तो नोड जेएस आपके लिए सबसे बढ़िया फ्रेमवर्क होने वाला है जिसके साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। तो नोड जेएस में से कौन कौन से टॉपिक्स है जो आपको कवर करने चाहिए एज अ बिगनर, तो आज हम सब उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और यकीन मानिए, इसको देखने के बाद आप पक्का बैकएंड को ज़्यादा पसंद करोगे एज़ कम्पेयर टू फ्रंट एंड, क्योंकि फ्रंट एंड में बहुत सारे आपको इश्यूज आएंगे जो बैकएंड में आपको कभी फेस नहीं करना पड़ेगा। तो वो कौन कौन से इश्यूज होते हैं जो आपको बैकएंड में कभी देखने को ही नहीं मिलेगा, और नोड जेएस के बहुत सारे एडवांटेजेस भी आपको पता चलेगा। तो पहला तो सबसे बड़ा आपको नोड जेएस में ये बेनिफिट होगा कि आपको वेबसाइट के रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि नोड जेएस में आपको सिर्फ फंक्शनैलिटी के ऊपर ही ध्यान देना है। फिर सेकंड थिंग, आपको कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी में जो क्वालिटी एश्योरेंस होते हैं यानी कि क्यूए टेस्टिंग टीम होती है, वो ऐसा इश्यूज बताते हैं कि ये हमारे आईओएस में काम कर रहा है बट एंड्रॉयड में काम नहीं कर रहा है, या कुछ टैब में अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो इस सब का आपको झंझट नहीं रहेगा, उसका कोई हेडक नहीं होगा आपको। फिर बैकएंड में आपको मैं बोलूँ ना, बहुत ज़्यादा लर्निंग कर्व है एज़ कम्पेयर टू फ्रंट एंड, क्योंकि आपको पूरा डीबी टेक्नोलॉजी और क्लाउड के साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा। AWS, एज्योर और डिजिटल ओशन, गूगल क्लाउड, ये सब प्लेटफॉर्म से तो आपको उसमें ज़्यादा जानने को मिलेगा। फिर आपको अगर बोलूँ तो सिर्फ आपको, मैंने पहले ही कहा, सिर्फ फंक्शनैलिटीज़ पे ही आपको ध्यान देना है। हाँ, अब नोड जेएस पे भी थोड़ा बहुत आपको डैशबोर्ड बनाना पड़ता है जो सिर्फ एक एडमिन होकर एडमिन ही देखता है उसको, बाकी कोई यूज़र देखता नहीं है। तो चलिए अब नोड जेएस के ऊपर देखते हैं क्या क्या आपको प्रिपेयर करना होगा। तो सबसे तो पहले मैं आपको कहूँगा कि आप अगर जावास्क्रिप्ट के किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जावास्क्रिप्ट के जो बेसिक मेथड्स होते हैं यानी कि एरे का क्लोजर्स, करिंग, होस्टिंग, टेम्पोरल डेड जोन, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन फ्लो, जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स, फंक्शंस, क्लास, दिस कीवर्ड, प्रॉमिसेस, कॉल बैक्स, असिंक अवेट, ये सबको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि ये फाउंडेशन होता है जावास्क्रिप्ट का। यही अगर आपको अच्छे से आ गया ना, तो आप जावास्क्रिप्ट के किसी भी प्लेटफॉर्म पे नेक्स्ट स्टेप प्रोसीड कर सकते हो। तो इसके रिगार्डिंग मैंने डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ एकदम अच्छे से। आने वाले कुछ वीडियोस में आपको पता चलेगा कि आप इन टॉपिक्स में भी आप क्या अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये जो जावा नोड जेएस के कुछ पॉपुलर फ्रेमवर्क्स है, उसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है ये एक्सप्रेस जेएस है। तो ये एक्चुअली नोड जेएस का फाउंडेशनल फ्रेमवर्क है और यही सबसे ज़्यादा कंपनीज में रिकमेंडेड किया जाता है। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट जेएस सेकेंड मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क है, ये भी आप प्रीफर कर सकते हो, बट मैं आपको कहूँगा एक्सप्रेस जेएस को आप अपना पूरा 100% आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत 90% कंपनीज या 100% में को कंपनीज इसको फॉलो करती है। कुछ माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशंस में इनको यूज़ किया जाता है, बट एक्सप्रेस जेएस पे आप बने रहिएगा। तो एक्सप्रेस जेएस पढ़ने के लिए अगर आप यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस को देखते हो, मैं कहूँगा एक बार आप इसके डॉक्यूमेंटेशन को भी देखिएगा, क्योंकि इंटरव्यू में आपको क्या पूछने वाला है वो आपको अगर पता रहना चाहिए कि हाउ मच इज़ देयर इन दिस टॉपिक। एक्सप्रेस जेएस में कितना कुछ हो सकता है वो आपको यूट्यूबर्स के वीडियोस में इतना पता नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारा आपको देखना पड़ेगा उसमें। तो इससे अच्छा कि आप एक बार ये इसमें नज़र डाल सकते हो कि इसमें कैसे कैसे अलग अलग चीज़ों में, मतलब इसके राउटिंग का इधर मैंने बताया, फिर राउटिंग के साथ यहाँ पर मिडल वेयर्स, ये डिबगिंग, एरर हैंडलिंग, ये सबका डेटाबेस के साथ इंटीग्रेशन करना होगा। तो बहुत सारे डेटाबेस का ये प्री डिफाइंड एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया रहेगा। आई मीन डॉक्यूमेंटेशन इज़ द फैंटास्टिक थिंग यू कैन प्रिफर फॉर योर लर्निंग। तो आप इसको पढ़िए डॉक्यूमेंटेशन को। फिर ये यहाँ पर नेक्स्ट जेएस का भी मैंने बताया, यहाँ पर उसका एक एग्जांपल है। नेक्स्ट जेएस का एक ड्रॉबैक आपको शायद देखने को मिलेगा कि ये थोड़ा टाइपस्क्रिप्ट में है, बट कोई बात नहीं, आप उसका जावास्क्रिप्ट वर्जन भी ले सकते हो। ये देखो, ये टीएस में है यानी कि टाइपस्क्रिप्ट, यहाँ पे टाइप कास्टिंग हुआ है। तो अगर मैं इसको जेएस में करूँगा तो आप इसका देखोगे जावास्क्रिप्ट वर्जन आ जाएगा।
तो ये थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है, बट ये आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, बट डोंट वरी। बट इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, इस एक्सप्रेस जेएस को। फिर नेक्स्ट जेएस के जो फ्रेमवर्क्स का जो सबसे ज़्यादा ये एक जेलविस करके एक वेबसाइट है, यहाँ से मैंने इसको लिया है। तो इन्होंने बताया कि कौन एक बैकएंड के फ्रेमवर्क्स में एक्सप्रेस और कोआ का यूज़ करते हैं, एमवीसी फ्रेमवर्क्स में ये सब यूज़ होता है रियल टाइम में ये। और ये वाला मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया है, तो आप इसको इग्नोर कीजिए। सबसे ज़्यादा आप इसको प्रीफर करना। और दूसरा ये जो सॉकेट आईओ है ना, ये भी बहुत बढ़िया है। सॉकेट आईओ से आप क्या बोलते हैं, रियल टाइम एप्लीकेशन बना सकते हो। तो अभी जो मैंने कहा एक्सप्रेस जेएस या कोई भी फ्रेमवर्क आप उठाओगे ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको मिडल वेयर्स के ऊपर पढ़ना होगा। कैसे आप मिडल वेयर्स, मतलब आपका जो राउट है वो आप एपीआई रिटर्न करने से पहले कुछ उसके ऊपर कोई टेस्टिंग या कोई फंक्शन अप्लाई करना चाहते हो, वो एक्चुअली मिडल वेयर होता है। फिर राउटिंग, यानी कि आपके एपीआई के जो एंड पॉइंट्स आप क्रिएट करोगे वो राउटिंग होता है। और जेसन का जो फॉर्मेट होता है ना, उसको आप बहुत अच्छे से क्लियर करिएगा। जेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा सारा जो एपीआई से रिटर्न वैल्यू मिलता है वो जेसन में ही मोस्ट प्रोबेबली मिलता है। फिर जो एमवीसी फ्रेमवर्क कहा था, मॉडल, यानी कि ये हमारा डेटाबेस का पूरा स्ट्रक्चर होगा। व्यू मतलब हमारा स्टैटिक एचटीएमएल, और ये कंट्रोलर्स मतलब जो एक व्यू से मॉडल की तरफ जो लॉजिक होता है डेटाबेस को, मतलब एक व्यू से डेटाबेस को कैसे हैंडल करना है, वो हमारे कंट्रोलर्स में हम कोड करते हैं। तो ये एमवीसी आर्किटेक्चर को अच्छे से समझना। और जो एचटीटीपी मेथड्स होते हैं, यानी कि हमारे रेस्ट एपीआई मेथड्स, उसमें ये गेट पोस्ट, अपडेट, डिलीट, पुट और पैच मेथड्स, ये 6 ही होते हैं। तो इनको आप प्रॉपरली तैयार कीजिएगा। फिर डेवलपमेंट और प्रोडक्शन इन्वायरमेंट्स के बीच में डिफरेंस और उसको कैसे मैनेज करते हैं .env का यूज़ करके, तो इसके ऊपर भी आप नॉलेज लेना। फिर लॉगिंग कैसे करना होता है। फिर कॉर्स, इसमें मैं मेंशन करना भूल गया हूँ, एक लॉगिंग का जो आप आई थिंक वो हेलमेट फ्रेमवर्क से आप, हेलमेट लाइब्रेरी एक है, उससे आप लॉगिंग कर सकते हो। फिर ये कॉर्स का भी आप देखना। फिर एपीआई को टेस्ट करना हो तो पोस्टमैन और इंसोमिया सबसे बेस्ट है। पोस्टमैन थोड़ा ज़्यादा ही एडवांस्ड है, इंसोमिया ईजियर है, बट आप पोस्टमैन को प्रीफर करना क्योंकि कंपनीज इसको ही यूज़ करती है। और इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, पासवर्ड का हो गया, फाइल्स का पासवर्ड, यूज़र के जो भी डेटा होते हैं, ईमेल आईडी, उसका यूज़र नेम, कभी कभी तो हम पूरे के पूरे यूज़र के सारे इन्फॉर्मेशन को ही इनक्रिप्ट करके डेटाबेस में स्टोर करते हैं। तो इसका अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन JWT टोकन्स के थ्रू कैसे करते हैं। ऑथेंटिकेशन मतलब एक यूज़र वेरीफाइड है या नहीं, वो होता है। और ऑथराइजेशन मतलब एक यूज़र को हम क्या क्या परमिशंस दिए हुए हैं, ये डिफरेंस याद रखना। ऑथेंटिकेशन मतलब एक यूज़र वेरीफाइड है या नहीं, ऑथराइजेशन मतलब उस यूज़र को क्या क्या करने के परमिशंस है। और फिर उसके बाद जो फाइल्स होते हैं, फाइल के बिना तो भाई कोई एप्लीकेशन पूरा हो ही नहीं सकता, चाहे वो इमेज फाइल हो या PDF हो, कोई किसी भी तरह का फाइल हो, उसको कैसे हैंडल करते हैं। तो उसके लिए सबसे बेसिक जो है वो मल्टर JS है, ये आपको प्रिपेयर करना होगा। और उसके बाद जो मैं आपको बोलूँगा, डेटाबेस का अगर आपको नॉलेज रखना है ना, तो ये बहुत तरह के डेटाबेसेस है, लेकिन आप बिगनर हो तो आप ये MySQL रिलेशनल में और नॉन रिलेशनल में MongoDB को प्रिपेयर करना। तो MongoDB का आपको एक बेस्ट एडवांटेज मिलेगा कि MongoDB एक्चुअली क्लाउड पे पूरा चलता है, तो आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको साइन इन करना है, ये पूरा फ्री है, बहुत इजी भी है इसको यूज़ करने को। और इसका तो यूनिवर्सिटी से आप सर्टिफिकेशन भी ले सकते हो, MongoDB यूनिवर्सिटी से। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये पूरा फ्री है, MongoDB यूनिवर्सिटी। यहाँ से आप अपना मतलब पूरा कोर्स कर सकते हो MongoDB यूनिवर्सिटी से, बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज है यहाँ पे। तो उसका एग्ज़ाम देकर सर्टिफिकेशन भी आप ले सकते हो। फिर चलिए मैं आपको अब MongoDB और SQL में जो आपको जो क्वेरीज लिखने होते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क को तो ये SQLize SQL के लिए है। ये सारे SQL प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करता है, नॉट ओनली MySQL, ये Postgres, MariaDB, Oracle सब पे ये काम करता है। और MongoDB का है जो Mongoose है, ये सिर्फ
मोंगोडीबी के लिए चलता है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे कंपेयर करके बताऊँ ना, ये देखो ये मोंगूस का npm पैकेज है, इसको एनुअली मतलब अभी वीकली डाउनलोड्स इसके 21 lakhs के आसपास है। और सिक्वेलाइज का अगर आप देखोगे तो कितना, सिक्वेलाइज का 17 lakhs यूज़ हो रहा है। तो मोंगोडीबी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है मैं कहूँगा नोड जेएस के लिए, नोड जेएस के साथ यूज़ करने के लिए। और सिक्वेलाइज आप देखोगे वो हर तरह के डेटाबेस में यूज़ हो जाता है। फिर आपको नोड जेएस के टेम्पलेट इंजिन्स हो गए, पग, ईजेएस, ये दोनों तो मैंडेटरी, मतलब ये दोनों कर लेना, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और हैंडल बार्स लिमिटेड कंपनीज यूज़ करती है, तो ये ऑप्शनल है आपके लिए। और सॉकेट आईओ तो करके ही रखना, सॉकेट आईओ और नोड मेलर से मेल को कैसे सेंड करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। ये सॉकेट आईओ का वेबसाइट है, यहाँ पर आपको सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंटेशन, मतलब कैसे यूज़ करना है, कैसे उसको कॉन्फ़िगर करना है, इसके ऊपर डिटेल में समझना, ताकि अगर आपको कोई इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछेगा इसके रिगार्डिंग तो आपको कंफ्यूज ना होना पड़ेगा। क्योंकि इसको कवर करना यूट्यूब में एक डेडिकेटेड वीडियो भी लाऊंगा जिसमें मैं सॉकेट आईओ के सारे पॉइंट्स को कवर करूंगा। फिर उसके बाद जो जेसन वेब टोकन मैंने बताया था पहले कि उसमें ऑथेंटिकेशन वो सब होता है, तो आप इसको देख सकते हो ये कितना ज़्यादा यूज़ होता है। 13 मिलियन यानी कि 1,32,00,000 यूज़ इसके डाउनलोड्स होते हैं वीक में। बहुत छोटा साइज़ है इसका, लेकिन ये बहुत क्या बोलते हैं पॉपुलर फ्रेमवर्क है, बहुत सिक्योर भी है ये। और जो मल्टर था फाइल हैंडलिंग के लिए, इसके भी आप देख सकते हो 42 lakhs वीकली डाउनलोड्स है, और ये भी बहुत छोटा है साइज़ में, 27 KB का। तो यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन से आप, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन दिया गया है यहाँ से आप एग्जांपल्स लेके पढ़ सकते हो। और उसके बाद नोड मेलर का आई थिंक यहाँ पर, हाँ, तो नोड मेलर का आप देखोगे, नोड मेलर भी बहुत यूज़ होता है मेल भेजने के लिए। अगर आप कोई पेड लाइब्रेरी यूज़ नहीं करना चाहते हो, बहुत सारे पेड सर्विसेज भी आते हैं, बट अगर आपको यूज़ नहीं करना है, आप अपना खुद का भी मेलर बना सकते हो। इससे आप जो गूगल और आउटलुक के जो मेल्स होते हैं ना, यहाँ पर इन्होंने लिखा है जो भी गूगल का, एक मिनट के डॉक्यूमेंटेशन पे मैंने पढ़ा था कि ये, हाँ ये देखो, ये गूगल वर्कस्पेस और ऑफिस 360 पे जो भी कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट्स को रखे हैं, जो फिर कंपनी का वर्कस्पेस मैनेज होता है या किसी के पर्सनल ईमेल होते हैं जो जीमेल और आउटलुक के बेस पे होते हैं, तो उनको आप ये मेल भेज सकते हो डायरेक्ट। और बाकी का मुझे पता नहीं है क्योंकि मैंने भी उतना यूज़ नहीं किया है, सिर्फ आउटलुक और जीमेल के लिए मैंने टारगेट किया है, और कंपनीज के पर्सनल ईमेल पे जो इस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को परचेस करके रखे हैं। फिर उसके बाद आपको इतने ही कवर करने हैं। और उसके बाद अगर मैं कहूँ तो आपको अच्छे से बस प्रोजेक्ट्स बनाने हैं कुछ। ये टेम्पलेट इंजिन्स मैंने कहा था, टेम्पलेट इंजिन्स का आप देख सकते हो, ये पग का टेम्पलेट इंजिन है, बहुत इजी है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको नॉर्मल HTML CSS आता है तो आप ये कर सकते हो। थोड़ा सा ही बस टेम्पलेट का सिंटैक्स का थोड़ा सा ही फ़र्क होता है, बट मोस्टली ये ईजी है। इसमें आप एक्सप्रेस, जो पग है ना, ये पग बाय डिफ़ॉल्ट एक्सप्रेस का जो सिंटैक्स होता है, एक्सप्रेस में जो एक्सप्रेस जेएस में जो हम UI क्रिएट करते हैं, तो ये इसी से पग का ही सपोर्ट लेता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसमें बहुत सारे देखोगे आप क्या क्या, मतलब अगर आपको इंटरव्यू में टॉपिक्स चाहिए ना कि एक चीज़ के ऊपर क्या क्या टॉपिक्स को पूछ सकता है इंटरव्यूअर, तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन के बाहर से कुछ नहीं आने वाला है। आप एक बिगनर हो तो आपको सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन से ही आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे क्या क्या पढ़ना होगा। फिर ये EJS का है, EJS मतलब एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट टेम्पलेटिंग। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स है। ये थोड़ा ASP का, जो आपने अगर कभी यूज़ किया होगा तो ये ASP का थोड़ा सिंटैक्स लगता है मुझे, तो ये भी काफ़ी इजी है। आप प्रैक्टिस करोगे डॉक्यूमेंटेशन से, मतलब सेम ही रहता है, बस थोड़ा बहुत सिंटैक्स का आगे पीछे है। ये हैंडल बार्स में करली ब्रेसेस यूज़ करते हैं, डबल करली ब्रेसेस, ये इधर गया, हाँ ये देखो ये डबल करली ब्रेस यूज़ किया गया है। इसमें भी क्या क्या आपको पूछ सकते हैं ये सारे यहाँ पे दिया गया है। तो बेसिकली ये सब एक जैसे ही है, ये जो मैंने कहा आपको पग, EJS, HBS, ये सब एक जैसे ही है। नॉर्मल आपका जो HTML है वही वहाँ पे यूज़ करना है, जो नॉर्मल HTML के टैग्स होते हैं, बस थोड़ा बहुत सिंटैक्स का आगे पीछे हो जाता है, बट ये तीनों इजी ही है, आप कर लोगे मुझे पता है।
तो आपको मैंने कहा जब भी आप Node.js में कुछ प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तो उसको एक चीज़ याद रखिएगा, उसको आप गिटहब पे ज़रूर उसको पुश कीजिएगा। और उसको डिप्लॉय करने के लिए आप Heroku का भी यूज़ कर सकते हो। फिर एक रेलवे करके एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी फ्री होस्टिंग होता है। अब तो Heroku फ्री नहीं दे रहा है, बट नेटलीफाई अभी फ्री देने लगा है होस्टिंग के लिए, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। तो डेवलपमेंट और प्रोडक्शन इन्वायरमेंट दोनों पे ही काम ट्राई करना कि दोनों मोड पे आप काम कर सको। फिर अगर आप अपने ये पग, EJS और HBS में बेसिक एक प्राइस लगाते हो और उसको आप मैनेज कर सकते हो कि स्ट्राइप या रेजर पे पेमेंट या पेटीएम के पेमेंट गेटवे को डाल के, तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ये बहुत ज़्यादा कंपनीज प्रीफर करती है कि अगर आप एक रियल टाइम प्रोजेक्ट में पेमेंट गेटवे लगाना आ गया तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर आप एक बेसिक सा एक साइट बना सकते हो, 4-5 पेज होने चाहिए उसमें, जिसमें एक यूज़र कुछ पोस्ट कर सकता हो, कोई दूसरा यूज़र उस पर लाइक कैसे करेगा, कमेंट कैसे करेगा, लॉगिन और साइन अप तो होना ही चाहिए। तो ये एक छोटा सा आप चीज़ बना सकते हो इसमें। सोशल मीडिया जितना वास्ट नहीं होना चाहिए, बस यूज़र लॉगिन और साइन अप और लॉग आउट कर सके, फिर अपना एक पोस्ट क्रिएट कर सके, तो उस पोस्ट पे दूसरे यूज़र्स लाइक और कमेंट कर सके, इतना होना चाहिए बस। तो ये बेसिक छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स अगर आप बनाते हो तो आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। फिर ये लास्ट वन जो है CI/CD, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिलीवरी, गिटहब और AWS के साथ अगर आप करते हो तो ये ऑप्शनल है। अगर आप अच्छी कंपनीज में जाओगे ना और ये अगर आप आता है तो बहुत बढ़िया होगा। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, हम जब अपने फाइल्स को गिटहब में पुश करते हैं, गिटहब के जो एक टारगेट ब्रांच रहता है कि या तो मास्टर या तो मेन ब्रांच, इन दोनों ब्रांच में अगर कोई फाइल पुश होगा तो AWS पे पाइपलाइन ट्रिगर हो जाएंगे और फिर जाके वो अपने इन्वायरमेंट में डिप्लॉय होगा। तो इस टाइप का लंबा फ्लो होता है। आप इसके ऊपर मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो दूंगा। यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप देख सकते हो इसके लिए। ओके, तो आप अगर देखोगे तो इसमें इतना ही पढ़ना है। बाकी रिएक्ट का मैंने आपको बताया था, फ्रंट एंड बिगनर, अगर फ्रंट एंड डेवलपमेंट में कोई बिगनर होता है तो उसके लिए बहुत चीज़ें होते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि फ्रंट एंड में कोई इशू आता है ना सबसे पहले पकड़ा जाता है। बैक एंड में जब इशू आएगा वो पहले पकड़ा नहीं जाएगा जल्दी। तो बैक एंड में आपको बहुत अच्छा एक चांस मिल जाएगा कि आप अपने गलतियों को छुपा सकते हो, लेट में पकड़े जाओगे। ओके, तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आपका कुछ ओपिनियन होगा, मुझसे कोई पॉइंट छूट गया होगा तो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।